4 जनवरी 2012 रात काफ़ी बीत चुकी थी। दुनिया भर के हैकर्स, मैथमेटिशियंस और क्रिप्टोग्राफर्स अपने अपने कंप्यूटर खोल के उसके सामने बैठे थे दुनिया के अलग अलग कोनों में। लेकिन अचानक से उन सभी ने एक सवाल करना स्टार्ट किया, अरे ये क्या है? क्योंकि उस रात एक अनोनिमस पोस्ट 4chan के फोरम पर आया। सिर्फ एक इमेज आई, एक खाली बैकग्राउंड पर कुछ टेक्स्ट लिखा था और उस टेक्स्ट में लिखा था, हम बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस इमेज में छुपा हुआ राज ढूंढ सके तो आपको अगली इंस्ट्रक्शन मिलेगी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इस इमेज में ये लिखा था जो उनके कंप्यूटर पर सबको दिखाई दी। उसके नीचे एक सिग्नेचर था, उसमें सिर्फ एक चीज़ लिखी थी 3301 यानी 3301। किसी ने सोचा प्रैंक होगा, किसी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जिनके दिमाग में एक अलग ही किस्म की सनक रहती थी, उन्होंने उस इमेज को डाउनलोड किया और जब उन्होंने उस इमेज के अंदर झांका तो वो एक ऐसी दुनिया में खींचते चले गए जहां से बहुत कम लोग वापस आए। दोस्तों, ये सिकाडा 3301 की कहानी है, दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे मिस्टीरियस और आज तक फुल्ली अनसॉल्व्ड इंटरनेट मिस्ट्री। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक राज की कहानी नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इंटरनेट की दुनिया असल में कितनी बड़ी, कितनी गहरी और कितनी हिडन और सीक्रेट है। सिकाडा 3301 उस दुनिया का दरवाजा है और आज हम उसी दरवाजे के अंदर जाएंगे। पहले एक चीज़ समझो, आप रोज इंटरनेट यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब देखते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, लेकिन जो इंटरनेट आप देखते हो ये सिर्फ उसका सरफेस लेवल है। यानी ये इंटरनेट सिर्फ उस इंटरनेट का ऊपर ऊपर वाला भाग है। ये इसको इमेजिन ऐसे करो कि समुद्र के ऊपर ऊपर जो लहरें दिखती है, बस वही इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन समंदर की असली गहराई, उसका असली सच कभी भी ऊपर से नहीं दिखता। सो ऐसे ही आप इंटरनेट की गहराई में कभी जा ही नहीं सकते। सो सिकाडा 3301 उस गहराई में रहने वाला एक अजीब साया था। तो अब वापस चलते हैं उस इमेज पर जो सबके कंप्यूटर में आई थी, 4chan पोस्ट। तो जब हैकर्स ने उस इमेज को डाउनलोड करके देखा तो उन्हें पहला क्लू मिला। इमेज के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ था, लेकिन ये कोई आम मैसेज नहीं था, ये स्टेनोग्राफी थी। स्टेनोग्राफी का नाम सुन के आपको संस्कृत या कोई ऐसी पुरानी भाषा याद आ सकती है, लेकिन ये असल में एक टेक्निक है जिसमें इंफॉर्मेशन को किसी और चीज़ के अंदर छुपा दिया जाता है, किसी इमेज में, ऑडियो फाइल में या डॉक्यूमेंट के अंदर। इस तरह छुपा दी जाती है ये इंफॉर्मेशन कि बाहर से देखने से ये दिखती नहीं है। जैसे अगर आपके स्कूल की नोटबुक के बीच एक सीक्रेट पर्ची रख ली, अब ये पर्ची आपको तभी पता चलेगी जब आप नोटबुक को एक खास रोशनी में देखोगे, तभी आपको ये सीक्रेट पर्ची दिखेगी। तो वही है स्टेनोग्राफी, यानी किसी भी नॉर्मल सी चीज़ में एक सीक्रेट मैसेज रख देना। सो उस इमेज के पिक्सल्स में एक टेक्स्ट छुपा हुआ था और जब लोगों ने वो टेक्स्ट निकाला तो उस टेक्स्ट ने उनको एक और पजल की तरफ भेजा। अब यहाँ एक चीज़ गौर करें, ये सिर्फ एक पजल नहीं था, ये एक फनल था। यानी हर पजल इतना मुश्किल था कि सिर्फ वो लोग आगे बढ़ सके जो सच में एक अलग लेवल से सोचते थे। जैसे IIT के एंट्रेंस एग्जाम में 10 लाख बच्चे बैठते हैं और सिर्फ 10,000 को अंदर लेते हैं वो लोग, वैसे ही सिकाडा 3301 भी शिफ्टिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ सवाल ये था किसके लिए, वो किसको सिलेक्ट कर रहा है। सो पहली पजल से जो टेक्स्ट निकला वो था एक सीजर साइफर। सीजर साइफर क्रिप्टोग्राफी की एक सबसे बेसिक फॉर्म है। अब आपको मैं क्रिप्टोग्राफी बता दूं तो क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर दूसरी टेक्निक है। पहले उन्होंने इस्तेमाल की थी स्टेनोग्राफी और अब उन्होंने इस्तेमाल की क्रिप्टोग्राफी। तो सीजर साइफर क्रिप्टोग्राफी की एक सबसे बेसिक फॉर्म है। जैसे स्कूल में एक गेम होती थी ना हमारे कि A को D लिखेंगे, B को E लिखेंगे, वैसे ही लेटर्स शिफ्ट करके मैसेज छुपा दिया जाता है। लेकिन सिकाडा 3301 ने सीजर साइफर का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मुश्किल था, उन्होंने इसका यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये पहला टेस्ट था। अगर आप ये नहीं जानते तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं। यानी कि उन्होंने क्रिप्टोग्राफी की जो टेक्निक है उसकी सबसे जो बेसिक फॉर्म है सीजर साइफर, उसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये बहुत आसान थी। और अगर आप इतनी आसान जो उनकी टेक्निक है उसको ही नहीं जानते तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। सो पहली टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की स्टेनोग्राफी और दूसरी इस्तेमाल की क्रिप्टोग्राफी, और क्रिप्टोग्राफी की सबसे बेसिक फॉर्म है उन्होंने यहाँ इस्तेमाल की सीजर साइफर, जो कि बहुत आसान है। तो जब पहली पजल को लोगों ने सोल्व किया तो अगले क्लू ने उन्हें एक URL दिया
ये एक वेब पेज था और जब वो लोग उस वेबसाइट पर पहुंचे URL के जरिए तो उन्होंने देखा वहां एक और इमेज है, एक और सिकाडा यानी एक कीड़े की तस्वीर, और नीचे लिखा था आगे बढ़ने के लिए सोचना होगा। अब यहाँ दुनिया भर के लोग एक साथ काम करने लगे, रेडिट पर पोस्ट पैने लगी, डेडिकेटेड फोरम्स बने, अलग अलग कंट्रीज के लोग, हैकर्स, मैथमेटिशियंस सारे इकट्ठे हुए, सब एक साथ बैठे और हर पजल को एकदम सिस्टम के साथ सोल्व करने लगे। और धीरे धीरे जो पिक्चर सामने आई वो नॉर्मल नहीं थी। सो सिकाडा 3301 ने नेक्स्ट पजल में लोगों को बुक्स यूज करने को बोला, यानी कि बुक्स रीड करने को बोला। ये कोई नॉर्मल बुक्स नहीं थी, क्योंकि एक थी पैराडाइज लोस्ट जो जोहन मिल्टन ने लिखी थी, दूसरी थी अग्रिप्पा ए बुक ऑफ द डेड जो विलियम गिब्सन की पोइम थी। ये फ्लॉपी डिस्क पर आई थी और एक बार रीड करने पर टेक्स्ट खुद डिलीट हो जाता था, यानी कि इस बुक में टेक्स्ट खुद डिलीट हो जाता था इसको रीड करने पर। तो पजल की ट्रिक ये थी, सिकाइटा ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, उन्होंने बोला इन बुक्स के ये पेज नंबर पर ये लाइन देखो। अब जो लोग इन बुक्स के पेज नंबर और उस लाइन को गूगल सर्च करते थे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। सिर्फ वो लोग आगे बढ़ पाए जो इन बुक्स को जानते थे, पहले से अच्छे से पढ़ा था, या फिर ढूंढकर वो उसको पढ़ सके और उस पेज और उस लाइन को समझ सके जो सिकाडा ने यहाँ पर दी थी। मतलब अब सिकाडा 3301 की पजल नॉलेज प्लस रिसर्च प्लस रेयर सोर्स पर बेस्ट था, सिर्फ इंटरनेट सर्च नहीं रह गया था। फिर आया एक और लेवल, और ये वो पॉइंट था जहां सारा कुछ एकदम असाधारण हो गया। एक पजल ने सारे भाग लेने वाले लोगों को एक खास फोन नंबर दिया। जब लोगों ने डायल किया और फिर उधर से एक रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने उनको एक और पहेली सुनाई। इस पहेली को सोल्व करने पर कुछ लोकेशन निकले। ये लोकेशन दुनिया के अलग अलग शहरों के लोकेशन थे, जैसे कि वाशिंगटन DC, वर्सा, सेउल, सिडनी, हवाई और मियामी। इन सब जगह के लोकेशन थे। जब लोग इन जगह पर गए तो सिकाडा 3301 के पोस्टर चिपके हुए मिले और हर पोस्टर पर एक QR कोड था। जब लोगों ने वो QR कोड स्कैन किया तो उन्हें एक और इनक्रप्टेड मैसेज मिला। अब ये पजल सिर्फ इंटरनेट पर नहीं रहा था, ये रियल वर्ल्ड में भी आ गया था। अब आप पहले जरा एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम किसी को नहीं पता, जिसका फेस किसी ने नहीं देखा, जिसका एड्रेस कोई नहीं जानता, उसने दुनिया के काफ़ी अलग अलग शहरों में जाके फिजिकली यानी कि खुद से पोस्टर कैसे लगाए। अब इसका मतलब एक ही था, ये कोई अकेला इंसान नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइजड एक बड़ा ग्रुप था और उनके पूरी दुनिया भर में कनेक्शन थे। अब तक जो लोग यहाँ पहुंचे थे वो खतरनाक हैकर्स और मैथमेटिशियन थे, लेकिन पजल अभी तक खत्म नहीं हुआ था, अगली लेयर और भी डार्क थी। सो अगली पजल में सिकाडा 3301 ने क्रिप्टोग्राफी की ऐसी टेक्निक यूज की जो आम पब्लिक तो क्या बहुत सारे प्रोफेशनल भी नहीं जानते थे। एक टेक्निक थी RSA इनक्रिप्शन। जैसे देखो, आप दो बहुत बड़े बड़े नंबर्स लो, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी कि गुणा करो और उनका गुणा करने पर एक ऐसा लॉक बनाओ जो सिर्फ तभी खुले जब कोई वो ओरिजिनल दो बड़े बड़े नंबर्स जाने जो आपने गुणा करने के लिए थे। टेक्निकली अगर आप एक सफिशिएंटली बड़ा नंबर यूज करें तो दुनिया के सारे कंप्यूटर मिलके भी उसे हजारों साल में क्रैक नहीं कर सकते। ये वही टेक्निक है जो आज बैंक्स और हमारी सरकारें यूज करती है अपना डाटा सिक्योर रखने के लिए हैकरों से। लेकिन सिकाडा 3301 ने सिर्फ RSA टेक्निक ही यूज नहीं की, उन्होंने गेमाट्रिया टेक्निक भी यूज की थी। अब इस टेक्निक में क्या था, ये एक एंशिएंट ज्यूश न्यूमेरिकल सिस्टम था जिसमें हर अल्फाबेट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता था। जैसे मान लो इंग्लिश के A अल्फाबेट का 1 हो गया, B अल्फाबेट का 2 हो गया, C का 3, ऐसे लगा लो। और सभी वर्ड्स के नंबर हिडन मीनिंग रखते हैं। इन नंबर्स को यूज करके एक और लेयर ऑफ इनक्रिप्शन थी। एक पजल में प्राइम नंबर थे, दूसरे में एंशिएंट रन्स यानी नोट्स मैथोलॉजी की लिपि, तीसरे में लिटरेचर रेफरेंस, स्टेनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी एक साथ, यानी कि बहुत सारी टेक्निक एक साथ थी। यानी अब वो हद से भी ज़्यादा आगे निकल चुके थे पहेली को मुश्किल बनाने में। स्टेनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, गेमाट्रिया यानी बहुत सारी टेक्निक। सो अब हर लेयर एक नया सवाल उठाती थी, ये ग्रुप कौन है जिसे इन सब चीज़ों का इतना गहरा ज्ञान है। क्रिप्टोग्राफी, एंशिएंट टेक्स्ट, मॉडर्न हैकिंग टेक्निक्स, वर्ल्ड का लिटरेचर, ये सब एक साथ इनको कैसे पता है, कौन इस्तेमाल कर रहा था। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती।
कुछ लोगों ने सोचा NSA अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, कुछ ने सोचा CIA होगी, कुछ ने सोचा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो हैकर्स और इंटेलिजेंस एनालिस्ट को अपने ग्रुप में शामिल कर रही है। लेकिन इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं था। फिर 2012 का ये पहला पजल आखिरकार कुछ लोगों ने सोल्व कर लिया और जब फाइनल आंसर सबमिट किया गया तो सिकाडा 3301 की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया, शुक्रिया, आपसे अलग से कांटेक्ट किया जाएगा, और बस कोई और मैसेज नहीं आया। जो लोग एक्चुअली फाइनल तक पहुंचे उनका क्या हुआ, किसी को आज तक ऑफिशियली पता ही नहीं चला। जिन्होंने क्लेम किया कि वो आखिर तक पहुंचे थे उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया, जैसे किसी ने उन्हें चुप रहने का इंस्ट्रक्शन दे दी हो कि चुप रहना है, बोलना नहीं है। फिर आया 2013 और सिकाडा 3301 फिर से वापस आया। इस बार पजल और भी कम्प्लेक्स था। 2012 में जो टेक्निक यूज़ की थी वैसे ही थोड़ी थोड़ी टेक्निक इसमें भी इस्तेमाल की थी। 2013 के पजल में एक नया डायमेंशन ऐड हुआ, डार्क वेब। अब रुक के थोड़ा आपको मैं समझा दूं कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब एक्चुअली क्या है, क्योंकि बहुत लोग इस वर्ड को गलत समझते हैं। नॉर्मल इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं उसके पेज से गूगल इंडेक्स करता है, मतलब आप कुछ सर्च करना है तो गूगल पर जाते हो, गूगल आपको वेबसाइट का एड्रेस दे देता है, इसको बोलते हैं सरफेस वेब, ठीक है। फिर होता है डीप वेब, जो कंटेंट इंटरनेट पर है लेकिन गूगल इंडेक्स नहीं करता, जैसे आपकी जीमेल इनबॉक्स, किसी हॉस्पिटल के प्राइवेट पेशेंट का डाटाबेस, कंपनी के अंदर का सिस्टम, जैसे मान लो आपका हिसाब किताब, आपने कितनी छुट्टियां की, ये सब ये इंटरनेट के ऊपर होगा लेकिन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये होता है डीप वेब। फिर होता है डार्क वेब, ये एक अलग ही नेटवर्क है, टोर नेटवर्क, जहां वेबसाइट का एड्रेस नॉर्मल नहीं होता, जहां लुक छिप कर सब कुछ किया जा सकता है। ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट रिप्रेसिव गवर्नमेंट से बचने के लिए टोर यूज करते हैं और कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से शेयर करते हैं आपस में, लेकिन डार्क वेब पर लीगल एक्टिविटी भी होती है। सो ये था सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सो सिकाडा 3301 ने इस बार डार्क वेब भी शामिल किया, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। सिकाडा 3301 ने 2013 में भाग लेने वाले को टोर ब्राउज़र पर एक खास URL दिया, .onion एड्रेस, मतलब वो लोग पहली बार डार्क वेब पर गए पजल सोल्व करने के लिए। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट था, जैसे पहले आप स्कूल की लाइब्रेरी में एक राज ढूंढ रहे थे और अब वो राज आपको एक ऐसी बिल्डिंग में ले गया जहाँ कोई CCTV नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई एड्रेस, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन आपको जाना है। सो डार्क वेब पर जो पजल था वो पहले से भी ज़्यादा परतों वाला था। कुछ आंसरों के लिए सिकाडा 3301 ने खास किस्म के एंशिएंट टेक्स्ट की नॉलेज मांगी, कुछ के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए और एक पॉइंट पर एक ऑडियो फाइल दी गई जिसमें एक मैसेज छुपा हुआ था। जो मैसेज सिर्फ स्पेक्ट्रम एनालाइजर से देखा जा सकता था, यानी साउंड को विजुअली रिप्रेजेंट करने वाले टूल से देखा जा सकता था। जब लोगों ने वो ऑडियो फाइल को स्पेक्ट्रम एनालाइजर में देखा तो उन्होंने एक इमेज देखी और उस इमेज में था अगला क्लू, आगे का रास्ता। अब आगे की पजल का जो डिजाइन था ये कोई आम डिजाइन नहीं था। इन पजल का मतलब ये था कि जो लोग भी इस पजल को बना रहे थे उन्हें पता था कि दुनिया के टॉप क्रिप्टोग्राफर्स और हैकर्स कहां तक सोचते हैं, उनकी सोच का म्यार क्या है, और उन्होंने जानबूझकर ऐसा पजल बनाया जो उनसे भी आगे का सोचता हो। सो 2013 का पजल भी आखिरकार सोल्व हो गया, लेकिन आधा अधूरा, पूरा सोल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर वही हुआ, सिलेक्टेड लोगों को प्राइवेट मैसेज आए, बाकी दुनिया के लिए खामोश, किसी का कुछ पता नहीं चला। और फिर 2014 में सिकाडा 3301 फिर आया और इस बार कुछ और अजीब हुआ। अब इस बार एक लीक डॉक्यूमेंट सामने आया, किसी इंसान ने लीक किया था जो शायद सिकाडा 3301 के लिए काफ़ी अंदर तक पहुंच चुका था। उसने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसका नाम था लाइबर प्राइमस, शायद यही नाम है। लैटिन में लाइबर प्राइमस का मतलब होता है पहली किताब। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट था। इसमें ज़्यादा टेक्स्ट रन्स में था, यानी ज़्यादातर टेक्स्ट पुराने ज़माने के अल्फ़ाबेट में लिखा था, पुरानी भाषा में, जो एक पुराना नोर्स अल्फ़ाबेट होता है। इसमें टोटल 58 पेज थे और इन 58 पेज में से आज तक सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही डीकोड हो पाया है। जब रिसर्चर ने लाइबर प्राइमस को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि इसमें फिलोसफी है, आध्यात्मिकता है, भक्ति, इंटरनेट पर बिना रोक टोक के बोलने और लिखने के बारे में काफ़ी आइडिया बताए गए हैं और सर्विलेंस के अगेंस्ट कुछ विचार हैं। कुछ सेक्शन ऐसे लगते हैं जैसे कोई मैनिफेस्टो हो किसी ऐसे ग्रुप का जो बिलीव करता है कि इंटरनेट को फ्री और अनसेंसर्ड रहना चाहिए।
कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जैसे कोई भक्ति वाला टेक्स्ट हो। और सबसे बड़ी बात, लाइबर प्राइमस आज भी पूरी तरह डिकोड नहीं हो पाई। दुनिया के टॉप क्रिप्टोग्राफर्स इस पर काम कर रहे हैं और अभी तक फेल ही हुए हैं। अब दोस्तों आप यहाँ एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, 2012, 2013, 2014 3 साल में एक अननोन ग्रुप ने दुनिया के टॉप हैकर्स, मैथमेटिशियंस और क्रिप्टोग्राफर्स को एक ऐसे पजल में शामिल कर लिया जिसका आज भी कोई पक्का या अंतिम आंसर नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये ग्रुप कौन था, कोई नहीं जानता कि जो लोग सेलेक्ट हुए उन लोगों के साथ क्या हुआ, और एक उनके डॉक्यूमेंट्स की किताब आज भी पूरी तरह पड़ी हुई है, एकदम सील्ड। कुछ लोगों ने थ्योरी दिए। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि सिकाडा 3301 एक इंटेलिजेंस रिक्रूटमेंट टूल था, NSA, CIA, M16 या किसी ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन का। इस थ्योरी के सपोर्टर का कहना है कि इनका पजल डिजाइन बिल्कुल वैसे ही था जैसे रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने कैंडिडेट्स टेस्ट करती हैं। क्रिप्टोग्राफी स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, प्रेजेंटर्स, क्रिटिकल थिंकिंग और सबसे जरूरी चुप रहने की एबिलिटी। दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक हैक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जैसे एनोनिमस, जो ऐसे पीपल को ढूंढ रहा था जो इंटरनेट फ्रीडम के लिए काम करें, सर्विलेंस के अगेंस्ट बोले, लड़े, सेंसरशिप के अगेंस्ट खड़े रहे। तीसरी थ्योरी ये है जो थोड़ी ज़्यादा डार्क है, वो ये है कि ये एक प्राइवेट हैकिंग सिंडिकेट था जो स्किल्ड हैकर रिक्रूट कर रहा था अपने ऑपरेशंस के लिए, लेकिन इस थ्योरी में कोई भी प्रूफ नहीं है। और एक और थ्योरी है सबसे अजीब और सबसे दिलचस्प। कुछ लोगों का कहना है कि सिकाडा 3301 एक सेल्फ कॉन्टिनेंट आर्ट प्रोजेक्ट था, एक बहुत ही डिटेल में प्लान किया गया जिसमें पर्पज पजल था, आंसर कुछ भी नहीं था, जिसमें जर्नी ही मंजिल थी। लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड लोकेशंस पर खुद से पोस्टर लगाना ये सिर्फ आर्ट प्रोजेक्ट वाले काम नहीं करते। इसके लिए रिसोर्स चाहिए, प्लानिंग चाहिए, आपस में तालमेल चाहिए। 2014 के बाद सिकाडा 3301 की एक्टिविटी काफ़ी हद तक स्लो होगी। कुछ छोटे छोटे हिंट्स यहाँ वहाँ आए, जैसे कि 2016 में एक और पोस्ट आया, लेकिन रिसर्चर का कहना था कि वो ओरिजिनल सिकाडा की स्टाइल से मैच नहीं करता। कुछ ने कहा कि कॉपी कैट था, कुछ ने कहा कि शायद ओरिजिनल ग्रुप ही ट्रांसफॉर्म हो गया होगा और अब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आज 2026 में भी लाइबर प्राइमस के अनसोल्ड पेजेस वैसे ही पड़े हैं। दुनिया भर में डेडिकेटेड कम्युनिटीज हैं जो इन पेजेस को सोल्व करने की कोशिश कर रही है और हर बार फेल होने पर फ्रस्ट्रेशन भी होती है और एक और ट्राई करने की ललक भी। लेकिन सिकाडा 3301 ने हमें क्या दिया? वो सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, उसने हमें एक्चुअली दिखाया कि मॉडर्न इंटरनेट कैसे काम करता है और उसकी कितनी सारी परतें हैं जो हम रोज देखते भी नहीं। जैसे क्रिप्टोग्राफी, जो सिकाडा 3301 का कोर टूल था, आज प्रैक्टिकली हर जगह वो टूल यूज होता है। जब आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, मतलब सिर्फ आप और रिसीवर डिक्रिप्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के सर्वर भी उसे नहीं पढ़ सकते। जब आप यूपीआई पेमेंट से पेमेंट करते हैं, SSL इनक्रिप्शन काम करता है। जब कोई गवर्नमेंट अपना सीक्रेट कम्युनिकेशन करती है, वो क्रिप्टोग्राफी ही होती है। सिकाडा 3301 ने बहुत सारे यंग हैकर्स को प्रैक्टिकली दिखाया कि क्रिप्टोग्राफी रियल दुनिया में कैसे यूज होती है। इसके बाद स्टेनोग्राफी टेक्निक, जो सिकाडा ने इमेज के अंदर मैसेज पाने के लिए यूज की थी, वो भी आज यूज होती है। कुछ साइबर क्रिमिनल्स जो बड़े बड़े हैं, मालवेयर को नॉर्मल इमेजेस में छुपा के भेजते हैं ताकि एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर सके। फिर एक और टेक्निक डिजिटल वाटर मार्किंग, जो कंपनीज अपनी इमेजेस पर इनविजिबली लगाती है कॉपीराइट प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी स्टेनोग्राफी की एक फॉर्म है। और लास्ट में डार्क वेब, जो सिकाडा ने भाग लेने वालों को एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया। वो एक ऐसा सिस्टम है जो एक तरफ अनोनिमिटी के लिए बहुत पावरफुल है, दूसरी तरफ खतरनाक कामों के लिए भी जिम्मेदार है। तो अब सवाल ये है कि सिकाडा 3301 की असली लेगेसी क्या है? मेरे हिसाब से 3 चीजें। पहली, सिकाडा ने एक बहुत बड़ी बात प्रूव की, इंटरनेट सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं है, इसके नीचे कई परतें होती हैं, टेक्निकल परतें, कम्युनिटी परतें, हिडन कम्युनिकेशन परतें, ये सब होती है। और इन तक पहुंचने के लिए सिर्फ सर्च करना काफ़ी नहीं होता, जितना आप उसमें गहरे जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप सीखते भी जाओगे, आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी, उसने प्रूफ किया कि दुनिया में आज भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं,
चाहे सिकाडा 3301 हो या कोई भी हो, उनका एग्जीक्यूशन लेवल एक रिमाइंडर था कि सीक्रेसी और इंटेलिजेंस दोनों पॉसिबल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, सिकाडा 3301 ने यह प्रूव किया कि क्यूरियोसिटी खुद एक स्किल होती है। जो लोग सिर्फ फीड स्क्रॉल करते रहे उनके लिए सिकाडा जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन जो लोग सच में क्यूरियस थे, जो ढूंढने निकले, जो फेल होने के बाद भी रुके नहीं, उनके लिए ये एक जर्नी बन गई जहां उन्होंने क्रिप्टोग्राफी सीखी, प्रोग्रामिंग की स्किल सीखी, लिटरेचर भी पढ़ा और पुरानी जो भाषा थी उनको भी सीखा और दुनिया के अलग अलग कोने के लोगों के साथ मिलकर काम भी किया, सिर्फ एक मिस्ट्री सोल्व करने के लिए। क्या ये सब किसी नॉर्मल जॉब जहाँ स्कूल में मिलता? बिल्कुल भी नहीं मिलता। और ये सिकाडा 3301 का सबसे बड़ा लेसन है। सिर्फ पजल का आंसर ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं था, ढूंढने की प्रोसेस में जो कुछ सीख के मिले वही असली पजल था। लाइब्रेरी प्राइमस आज भी वैसे की वैसे पड़ी है, अनसॉल्व्ड, सील्ड और वेट करती कि कोई उसको सोल्व करे आकर। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो हमारी दुनिया का अंडरस्टैंडिंग को फंडामेंटली चेंज कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद आंसर इसलिए छुपा है क्योंकि दुनिया अभी तक तैयार नहीं है इसके लिए। और कुछ लोग कहते हैं मिस्ट्री ही रहनी चाहिए क्योंकि मिस्ट्री ही क्यूरियोसिटी को जिंदा रखती है। अब आपको क्या सोचना चाहिए ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आज रात जब आप फ़ोन रखें जरा एक बार सोचें कि इंटरनेट सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं है, इसके नीचे एक पूरी दुनिया है और शायद सिर्फ शायद उस दुनिया में कोई और सिकाडा 3301 अभी भी एक्टिव है, अभी भी ढूंढ रहा है सिर्फ सही लोगों को। और अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो लाइब्रेरी प्राइमस पब्लिकली अवेलेबल है, आज भी कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। सवाल ये नहीं कि पजल सोल्व होगा या नहीं होगा, सवाल ये है क्या आप ट्राई करोगे। अगर सिकाडा 3301 ने आपको ये रियलाइज कराया कि इंटरनेट की सरफेस के नीचे कितनी और लेयर्स हैं, कितने गहरे राज हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।